डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज हम नीट विजेता 2027 बैच का देखिए इंट्रोडक्शन क्लास हम ले चुके हैं। तो आज हम बेसिक मैथमेटिक्स की फर्स्ट लेक्चर हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने के बजाय यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड करेंगे। अब देखिए क्यों जरूरी है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्लियरली ये बताया है। ओके, इंट्रोडक्शन ये जो ओरिएंटेशन क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मैथमेटिक्स है ओके इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो हमको ये जो बेसिक मैथमेटिक्स कुछ लेवल तक जो है हमें आना चाहिए। बेसिक बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स को कुछ लेवल तक आना चाहिए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अभी हमको बहुत ही ज्यादा टफ चीजें जो होती है हर एक चीज जो है बहुत क्लियरली आना चाहिए, नहीं। एक सर्टेन लेवल का मैथमेटिक्स का नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो वो क्या है, तो उसी को हम इस बेसिक मैथमेटिक्स के जो सेशंस है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा नहीं, ओके 3-4 सेशन में हम सारी चीजों को वाइंड अप कर लेंगे। तो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई इतनी चीजें पढ़ने हैं, और जो जो भी पॉइंट मैथमेटिक्स से यूज होगा वो सारे पॉइंट मैं रख दूंगा, साथ में आपको बताता चलूंगा कि भाई ये वाला जो कंसेप्ट है कहाँ यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बेसिक अलजेब्रा, बेसिक कैलकुलेशन बोल दीजिए, इसको क्या बोलेंगे हम, बेसिक कैलकुलेशंस। तो कई सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि जो बेसिक कैलकुलेशंस है ना ये उनके स्ट्रांग नहीं होते हैं। क्या है यहाँ पे, तो आप सिंपल एग्जांपल समझिए कि अगर आपको ये दिया जाए 1/2 प्लस 3/4, अब आपको ये, या चलिए थोड़ा सा मैं बदलता हूं, चलिए 3/5। अब इसकी आपको एडिशन करना है, रेशो की एडिशन करना है या रेशो की सब्ट्रैक्शन करना है। तो कई सारे स्टूडेंट को प्रॉपरली एलसीएम लेके करने ही नहीं आता है। तो सबसे पहले कि भाई आपने इनके कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स ले ले, ज्यादा नहीं, एक 5-7 एग्जांपल आप लेके सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है 5th में 6th में, ओके बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रखा है, लेकिन जब हो सकता आपने सही से नहीं पढ़ा तो वो वैसा ही वीक रहा। लेकिन अब आप जो है ना 11th में आ चुके हो, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है तब कम था अब ज्यादा हो चुका है। तो अब आपको ये जो चीजें हैं आसानी से समझ में आ जाएगी, कम टाइम में समझ में आ जाएगी। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट है कि भी आपको रेशो की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने आनी चाहिए हर जगह। देखिए आप जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स ही है ज्यादा। अगर 45 क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं तो ये समझ के चले आप कि आपको 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही होने वाले हैं, जहां पे आपको कैलकुलेशन लग सकते हैं। एक 5 मतलब लगभग बोल रहा हूं मैं, तो 5-7 क्वेश्चन मुश्किल से आपको थ्योरेटिकली या ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन नहीं लग रही है, ऐसा हो सकता है। तो अब आप सोचिए कि भी आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन लगने वाली है। फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, तो आपको वहां जब सॉल्व कर रहे हैं तो कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ गए हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है वो वैल्यूज को समझ गए, उन वैल्यूज को पुट भी कर दिया, फॉर्मूला याद था, लेकिन आगे कैलकुलेशन करने में गलती कर देते हैं। तो उसमें ज्यादातर आपको ये रहेगा। दूसरा पॉइंट, अब ये चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, दूसरा एग्जाम्पल ये होता है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू हमने रेशो के फॉर्म में लिखा, आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे, जैसे ऐसे लिख दिया हमने कि 0.5, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.15। तो कई सारे स्टूडेंट को ये जो फ्रैक्शन कहाँ लगाना ठीक से नहीं समझता है। या इसी तरह से आपने ऐसे लिख दिया ओके 0.6 डिवाइड बाय 0.12, आपको ये डिवाइड करना है। तो जहां यहाँ पे रेशो को लेकर एडिशन सब्ट्रैक्शन में इश्यूज होते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर ओके ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है इनको लेकर ओके इनको लेकर आपको ये जो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये आपको वर्कआउट करना है, ये आपको वर्कआउट करना है। अब देखिए ये जो है मैंने सिंपल बता दिया। अब इससे हटके क्या है, तो आपको कुछ और भी चीजें होती है, जैसे एक और पॉइंट यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, आगे बढ़ेंगे ओके यहाँ पर। तो एक है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है ना आपको कुछ जगहों पे, बहुत ज्यादा नहीं, ये समझ लीजिए कि पूरे सिलेबस में हो सकता है 4-5 जगह पे इसका यूज हो जाए।
ओके। स्पेशली जो लैडर सर्किट है वहां पे इसका यूज होता है, कैपेसिटर को यूज करके लैडर सर्किट है, या रेजिस्टर को यूज करके लैडर सर्किट है। ओके, तो कुछ एक जगह पे इसका यूज हो सकता है, 3-4 जगह आप कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके आपको मतलब रूट लेने नहीं आ रहे तो आप वहां पे अटक जाओगे, भले ही बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो आपने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो भी इक्वेशन होगी ओके क्वाड्रेटिक, तो उसके रूट क्या होते हैं, तो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते चले, ओके। उसमें एबीसी क्या है तो आपको पता है, ठीक है ना। तो हम जो है ना ये यूज करते चले, कभी इक्वेशन, चलो मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन इस तरह की होगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, दिस इज वी आर हैविंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इस तरह से इक्वेशन दे रखी है तो आप इस तरह फॉर्मूला यूज करें और उसके रूट को पता कर दें। तो ये जो है ना बेसिक कैलकुलेशंस में है, तो ये इसकी क्लैरिटी आपको होना, इसकी प्रैक्टिस होना आपको, क्योंकि हर कैलकुलेशन में ये यूज होने वाले लगभग, ठीक है। चले आप इसको कॉपी करें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया, चले अब देखिए ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज है ना, ओके, ये भी थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। ये जो हम लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को 10 की पावर में लिखने आना चाहिए, कई सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 0.15, तो इसको ये फ्रैक्शन इधर हटाए या इधर हटाए तो आपको लिखने आना चाहिए। तो ये हो सकता है कि भाई 1.5 इंटू 10 की पावर -1, ओके। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.015 इंटू 10 की पावर +1। तो अगर फ्रैक्शन इधर सरक रहा है ओके और आगे जा रहा है ओके, फ्रैक्शन के बाद ये और आगे सरका रहे, यहाँ 0 लगा रहे, तो ये 10 की पावर पॉजिटिव लग के आएगी। या अगर हम ये फ्रैक्शन को इधर राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये 10 की पावर -1 लग के आएगी। तो ये भी क्लैरिटी चाहिए आपको। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आंसर होता है ना वो ऐसे 10 की पावर में दे रखा होता है, तो आपको इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहिए कि भाई लेफ्ट में लेके जाना, राइट में लेके जाना, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सिंपली जब हम इसको देखिए इधर राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो निगेटिव पावर बढ़ती जाएगी, जब हम लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर बढ़ती जाएगी, ओके, पॉजिटिव पावर बढ़ती जाएगी। तो ये जो है ना कुछ बेसिक चीजें जो आपको बेसिक अलजेब्रा जो हम बोल रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, तो आपको 3-4 सेशन रहेंगे, उसमें हम जो ये पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बेसिक अलजेब्रा या बेसिक कैलकुलेशन, तो ये सारी चीजें यूज होने वाली है। तो होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलो इसको भी मैं रब कर देता हूं, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक के लिए बता दिया, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व कर लेना है। आपको फैक्टर वगैरह निकालते नहीं बैठना, अगर आप बहुत अच्छे हो फैक्टर निकालने में तो आप फैक्टर से कर सकते हो, ओके। लेकिन जिसको अगर फैक्टर निकालने नहीं आते ठीक से, सो दे जस्ट फॉलो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, बस उससे कर ले। क्यों, तो आपको मुश्किल से, मैंने क्या बोला, एक 4-5 जगह, ज्यादा 4-5 जगह वो यूज हो सकता है, लेकिन लगेगा, ओके, सिलेबस में यूज होगा, तो हमको वो फॉर्मूला फिर पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। अब ये जो कैलकुलेशन की बात थी, बेसिक अलजेब्रा की बात थी, तो ये तो पूरे सिलेबस में हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है ना। जहां पे फॉर्मूला आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन रहेंगे। अब इससे आगे की अगर बात करें, इससे आगे की बात करें तो दूसरा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी लगभग पूरे सिलेबस में यूज होने वाला है, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री रहने ही वाली है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अभी जैसे कैलकुलेशन जैसे हम बोले तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होने वाली है, तो आपको इसकी भी क्लैरिटी चाहिए। अब कैलकुलेशंस तो आप शुरू से जैसे आप स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो वहां पे आप एडिशन भी सीखते हो, सब्ट्रैक्शन सीखते हो, ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो बहुत पहले से सीखते आते हो। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है बहुत सारी जगह पे 9th में, 10th में, या हो सकता है किसी जगह में 8th 9th में 10th में रखे हो, 8 से शुरू हो रहा, कहीं पे 9th से शुरू होते हैं ये वाले कंसेप्ट सॉरी। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस में फिजिक्स के यूज होने वाली है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसको पढ़ने या समझने से पहले ओके, हम जो है ना
ये एंगल क्या होता है वो समझेंगे। ओके, एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ओके, जैसे ये हमने बता दिया इस तरह से। अब यहाँ पे सिंपल हम जो है ना भाई एकदम से मैथ्स में जिस तरह पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ेंगे, हमको फिजिक्स के लिए पढ़ना है। तो बस हम उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, किस तरह से ये हो गया। तो अगर ये हमने एक आर्क ड्रॉ की, एक ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे जा रहा है, ये आर्क ड्रॉ कर दी, तो ये आर्क का एंगल थीटा है समझ लीजिए, और ये रेडियस आर है। तो यहाँ पे आप बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एंगल इज इक्वल टू, ओके, एंगल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ओके, दैट एंगल इज इक्वल टू, यस क्या होता है बताएं, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय रेडियस। तो आप ये यूज कर सकते हैं, ओके, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये जो है यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास जो है फॉर्मूला एंगल का, जो आपको पता ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क इसको अगर एस बोल दिए तो एस बाय आर, तो ये आप फॉर्मूला यूज ही करते हो, ठीक है। तो ये तो होगा एंगल कि आपको डिफाइन करने आना चाहिए। तो ये एंगल कौन सा है, सो दिस इज वी आर हैविंग प्लेन एंगल, दिस इज वी आर हैविंग प्लेन एंगल, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम सॉलिड एंगल भी पढ़ सकते हैं जब हम फिजिक्स में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम चलो प्लेन एंगल की ही बात करते हैं, ठीक है। तो हम जो है आगे जो ट्रिग्नोमेट्री है हम उसके ऊपर जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये बेसिक अलजेब्रा इसको डिस्कस कर दिया हमने। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम, तो एंगल का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में, ओके, सो 3 रेशोज है। ये जो है ना राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है, अब ये आप मान ले कि भाई ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। जो बेस है उसकी लेंथ ए, हाइट है उसकी जो लेंथ होगी, ओके, हाइट दैट इज बी, और ये हाइपोटेनियस सी है, ठीक है। अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहे किसी को भी ले ले, जैसे ये एंगल ले लिया हमने, ये थीटा ले लिया सपोज, ठीक है, जो भी एंगल है इसको हमने थीटा मान लिया। आप चाहे तो थीटा 1 या थीटा 2 भी ले सकते हैं। चलो इसको थीटा 1 बोल देते हैं हम, और दूसरे को हम थीटा 2 भी बोल देंगे। तो यहां पर ये एंगल ले लिया हमने थीटा 1 और इसको ले लिया थीटा 2। तो यहां फिजिक्स के हिसाब से क्या है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब रेशियोस क्या है, तो हमें पता है कि भाई साइन थीटा, हमें पता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। तो ये जो 3 रेशियो ही बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ओके। ये 3 जो रेशियोज है, ओके, 3 रेशियोज, दिस आर वेरी यूजफुल। तो साइन में क्या होता है कि भाई जो एंगल ले रहे हैं उसका अपोजिट वाला साइड, चलो हम थीटा 1 की बात करते हैं, यहाँ पे थीटा 1 की बात करते हैं। तो साइन थीटा 1 क्या होगा, तो अपोजिट, ओके, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता, तो ये एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। टैंजेंट क्या होता, तो अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ये जो है ना आपको कोसेक, ओके, कोसेक थीटा दैट इज 1 बाय साइन थीटा। आप खुद से कर सकते हो, सेक थीटा, सो दैट विल बी 1 बाय कॉस थीटा 1, और कॉट थीटा दैट विल बी 1 बाय टैन थीटा 1। तो ये जो है ना आपको रेशियोस, तो इसमें ये तीनों रेशियो ही बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। बहुत कम जगह पे पूरे सिलेबस में देखेंगे तो बहुत कम, ओके, 1-2 जगह आप बोल सकते हैं कि भाई इनका यूज आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फाइंड दिस साइन कॉस एंड टैन। तो अब इसके ऊपर से भी क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे कभी दे सकता है बेसिक मैथमेटिक्स में कि भाई बताओ, यहाँ पे जो है ना कुछ देकर पूछ लेगा, ओके, कभी ये वैल्यूज दे देगा और बोलेगा कि बताओ, ठीक है। अब ये तो एंगल के हिसाब से आपको मालूम ही है, और आपको ये सी का फॉर्मूला भी आता है, हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आ जाएगा, ओके, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पर, ओके, चले आप कॉपी कर लो इसको। आपको जो है ना ऐसा कुछ वैल्यूज देके वो पूछ सकता है कि बताओ साइन कॉस टैन क्या होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। चले आप कॉपी कर लिए,
ठीक है, चलो अब देखो मैं इसको रब कर देता हूं, इधर आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो अब देखिए यहां पे अगर इस तरह का आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, दिस इज वी आर हैविंग 3 4 एंड 5, इस तरह से आपको दे दिया। तो अब यहाँ पे चाहे किसी एंगल को बोल दे दिस इज θ1 और इसको बोल दे θ2, ये तो 90 रहेगा। तो अगर आपसे पूछ लेगा वो cos θ1 बोलो, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5। सिंपल, समझने के लिए बोल रहा हूं बस, इतना आसान तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको जो है आना चाहिए। और ये जो है 3, ये जो है रेशियो जो बन रही है, ठीक है, 3 और ये 4 और ये मैंने एग्जैक्टली जो सेट होता है वही लिखा है, ऐसे नहीं कि अब आपने ऐसा ले लिया 5 6 7, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो एंगल आ सकते हैं लेकिन मैंने सेट करके लिया हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बोलेंगे tan θ1 क्या होगा, सो tan θ1 अपोजिट क्या है 4, एडजेसेंट क्या है 3, तो 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है ना ये जो रेशियोज है वो आपको समझ में आना चाहिए, उसका यूज होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका यूज होगा, ये समझिए आप। ओके, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए, आपने रेशो को समझ लिया किस तरह के होते हैं, आपने जो है यहाँ पर ये जो अगर कोई अगर ट्रायंगल देगा तो उसके थ्रू किस तरह लिख सकते हैं ये भी समझ गया। अब मेन है कि भाई इनके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनके वैल्यूज क्या होते हैं पर्टिकुलर एंगल पे। जैसे हमने यहाँ θ1 लिखा, तो θ1 की वैल्यू अगर लेंगे भाई 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा पूरे सिलेबस में यूज होते हैं कि जो स्पेशल ओके स्पेसिफिक एंगल है 30 45 60 90 180, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलो हम आगे जो है बढ़ते हैं, चले आप इसको भी कॉपी कर लो, ठीक है। चले आपने कॉपी कर लिया होगा, यहां पर हम आप आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए तो इंपॉर्टेंट एंगल, बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई जैसे 8 9 10 में स्ट्रांगली पढ़े तो उनको वैल्यूज तो याद ही रहते हैं, ओके, उनको वैल्यूज जो है वो याद ही रहते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने अगर थोड़ा कच्चा पक्का वीक है तो वो अभी कर ले, ओके, क्योंकि अभी तो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो जो कुछ हमारी वीकनेस है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहां पर एक टेबल बना देंगे हम, वो टेबल आपको जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा, ओके, टेबल जो है हम बनवा लेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए तो यहां पे हम जो है टेबल जो है बनवा लेंगे। हेडिंग यहाँ पे मैं यहीं लगा देता हूं, चलो ये हेडिंग यहीं थी। तो हम पढ़ रहे हैं ये सेकेंड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो है वैल्यूज मतलब जो है रेशियोज लिखता हूं, ठीक है। दिस इज वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, यहां पे ये एक साइड में एंगल लिखेंगे और यहां पे रेशियो, ओके, रेशियो लिखेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब यहां जो है ना हम सिंपली ये जो है ना ये जो 3 रेशियोज है इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाली, बस उसी को डिस्कस करेंगे। आप जो है ना फिर आप अपने तौर पे जो है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलो, अच्छा एक और लगेगी हमको, यहाँ पे 2 ही हुए हैं, तो ये तीसरी आप लगा दें, ठीक है, ये तीसरी हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना ये ऐसे सबसे पहले ये जो है ना हम ये 0 डिग्री के लिए लगा दिया, उसके बाद ये हमने जो है ये 30 डिग्री के लिए लगा दिया, इसके बाद ये हमने जो है ना ये 45 डिग्री के लिए लगा दिया, इसी तरह से अब यहाँ पे हमने जो है ये 60 डिग्री, इसके बाद ये जो है 90 डिग्री, ठीक है। अब आप जो है ना यहाँ पे ये जो है ना आप यहाँ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक, ओके, जो विजिबल है मैं देखता हूँ कहाँ तक आएंगे, ओके, अगर सारे आ जाते हैं तो मैं पूरे लिख दूंगा, ठीक है। चलो 90 के बाद यहाँ पे जो सपोज ये 120 डिग्री, इसके बाद आप चाहे तो ये 135 डिग्री,
इसके बाद आप जो है ये 150 डिग्री, और ये फाइनली यहाँ पर जो है हम ये 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप 360, 180 के बाद बहुत कम जैसे, तो इसमें से भी ये 120, 135, 150 इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ओके। तो हम जो है ना लगभग 180 तक जाएंगे। सो देख लेते 180 तक, यस पूरा आ रहा है, नो इशू, ठीक है। चलो कवर हो रहा है पूरा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहां पे हमने लिखा है कि ये कॉस साइन फंक्शन, ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा और यहां पे टैन थीटा, ठीक है। तो ये एंगल हमने लिख दिया कि थीटा ले रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, ओके, थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो साइन फंक्शन, ओके, साइन 0 भी 0 होता है। अगर हमने ये 30 ले लिया तो ये 1/2 होता है, 45 है तो ये 1/√2 होता है। इसी तरह अगर हमने 60 ले लिया सो दैट विल बी ओके √3/2 होगा। 90 जो है ये 1 हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसके बाद 120 अगर चेक करेंगे सो दैट विल बी √3/2। 135 देखेंगे तो ये 1/√2 हो जाता है। 150 देखेंगे तो ये 1/2 हो जाता है और फिर से 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है रहेगा। तो अब देखो ये इतने याद रखने का, तो 0 इंपॉर्टेंट है, 30 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 40 डिग्री, 60, 45, 60, 90 डिग्री ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। आप वर्कआउट कर सकते, जो फॉर्मूले होते हैं उनके थ्रू वर्कआउट कर सकते, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं आपको 0, 30, 45, 60, 90, ओके, ये बहुत ज्यादा, ये 180 भी रहेगा। तो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपको बार बार जैसे यूज करना है, कैलकुलेशन में यूज होंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अब देखिए cos 0 अगर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसके बाद जो है 30 लेंगे तो √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद cos 90 0 हो जाता है, 120 1/2 हो जाता है, ये आपका 1/√2 हो जाता है, उसके बाद ये √3/2 हो जाता है, और अच्छा यहाँ पे ये जो है निगेटिव निगेटिव आएगा, सॉरी, ओके, -1/2 ये निगेटिव लगेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आप माइनस करके लिखे, और 180 हो जाएगा -1, ओके, 180 हो जाएगा -1। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, √3/2, 1/√2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर ये निगेटिव वैल्यूज है। यहाँ ध्यान दे कि भाई यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यूज है, ओके, दिस आर वी आर हैविंग नेगेटिव वैल्यूज। तो cos 180 -1 होता है। अब जो है tan थीटा, तो बस ये दो ही याद रखने की जरूरत है, क्योंकि tan क्या होता है, तो tan जो है ना इन दोनों का रेशो होती है। tan क्या होती है, tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये आप याद है, ओके, मैं आगे बताता हूं, ओके। tan थीटा क्या होता है, सो दैट विल बी, ओके, यहीं पे लिखते हैं, चलो, tan थीटा दिस इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो अब ये जो है यहां पे ये हो गया, तो ये जो tan थीटा है, अब इसकी रेशो देखो 0/1, तो ये सिंपली 0 हो जाएगा, ओके। अब ये आप अगर इसका रेशो लेंगे 1/√2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 बाय 1/√2 1 हो जाएगा। ये अगर देखेंगे तो 2 कैंसिल हो गए, √3 बच जाएगा। अगर यहाँ पे वर्कआउट करेंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी, ओके, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। फिर अगर ये हमने देखा सो दिस विल बी -√3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ओके, -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ वर्कआउट करेंगे सो दिस विल बी -1/√3 हो जाएगा, और ये जो है आपका, ओके, सिंपली 0, ओके, ये 0 हो जाएगा। तो मैंने सारे लिख दिए आपके लिए, अदरवाइज ये जो है ना ये आपने खुद से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो एनीवे मैंने यहाँ पे आपको वो भी बता दिया हूं। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो साइन और कॉस याद रख लीजिए, tan थीटा बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और साइन और कॉस में भी कौन से एंगल, तो वो भी बता चुका हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है बहुत ज्यादा यूज रहेगा। चलिए आप जो है ना इसका जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में होता हूं, ओके, आप कॉपी कर ले, चलो इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है, चले कॉपी कर लीजिए, ओके। चलो, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे
कि भी अब ट्रिग्नोमेट्री में और क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज समझना है, उसके बाद हमको वो रेशियोज के पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यूज होती है वो हमको समझना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इनके साथ में ये 0, 30, 45, 60, 90 इनके अलावा एक टेबल एक ट्राइंगल और है जिसका यूज होता है। तो चले मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, चलो ये रब कर दिया हमने। उसके बाद हम जो है ना आगे के लिए देखते हैं कि भी आगे क्या हमको इससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपको सिंपली ओके एक छोटा सा जो एक ट्राइंगल हम डिस्कस कर रहे हैं फिर आगे जाएंगे। चलो यहां बताता हूं मैं। ये ट्राइंगल इस तरह का अभी मैंने बताया था। ओके, तो ये 3, ये 4, ये 5, तो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। तो अब याद रखो यहाँ पे अगर हम ये sin 30 लिख रहे हैं, sin θ1, सो दैट विल बी इक्वल टू ओके अपोजिट 4 और ये हाइपोटेनियस 5। ठीक है, और अगर हमने ये sin θ2 लिखा सो दैट विल बी ओके अपोजिट वाला 3 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे ये जो θ1 होगा दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 4/5 और θ2 जो होगा वो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 हो जाएगा। ओके, 3/5 हो जाएगा। तो अब यहां पे आप देख लीजिए कि θ1 इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगी, आप याद रखें कि ये वैल्यू आती है 53 डिग्री और θ2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 37 डिग्री। थोड़ा सा बढ़ के आएगा, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ये आती है लगभग 53.13 और ये आएगी 36.866, तो वो हो जाएगी 87। तो 36.87 और ये होती है 53.13। तो आप अच्छे से याद रख लो कि ये जो θ1 है, दिस θ1 दिस इज नथिंग बट 53.13 और ये जो θ2 है दिस इज वी आर हैविंग 37। ओके, 37 डायरेक्टली लिखेंगे, चलो ये 53 और ये 37। तो आप देखो जो साइड छोटा होगा उसके अपोजिट का एंगल भी छोटा रहेगा। ये तो 90 है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है तो ये समझ ले कि भाई जिस एंगल के सामने साइड बड़ा हो वो एंगल भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे 37 और 53 में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 53 कहाँ लिखेंगे, तो भाई उसकी जिसके सामने ये साइड बड़ा हो। और ये ट्राइंगल कौन सा है, 3, 4, 5 वाला, ये स्पेशल ट्राइंगल। हाँ, इसको डबल करके भी लिखा जा सकता है कि भाई ये 6, ये 8, ये 10, या आप कोई भी मल्टीपल ओके लगा के कर सकते हैं। अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 30, 40, 50। तो ये सारे केस में ये जो है ना ये एंगल वैसे रहेंगे। 37 और 53 वाला ये जो ट्राइंगल है ओके, ये भी जो है ना इसका यूज भी एग्जाम में होता है, क्योंकि आपको ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करके आने वाली नहीं है। आपके पास लॉगरिथमिक टेबल रहेगा ना आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, तो आपको ये एडिशनली ये वाला ट्रायंगल याद रखना है। ओके, अदर देन जो हमने बात की अभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या रहेगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो है ना कुछ बेसिक रिलेशन, ओके बेसिक रिलेशन ओके बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब देखो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। ओके, आप कुछ बेसिक वाले आपको ये याद रखना है। जैसे सबसे पहला जो है अभी हमने देखा था tan थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। एक और आपने पढ़ रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है ना ये भी पढ़ रखा है ओके कि sin 2 थीटा क्या होता है, सो दैट इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, इसी तरह से जो है जैसे cos स्क्वायर थीटा ओके दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता है। ओके,
ये जो है आप इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा के लिए भी कर सकते हैं। ओके, साइन स्क्वायर थीटा के लिए होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आप जो है ना इस तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से आप वर्कआउट करते चले जा सकते हैं। तो ये जो है ना कुछ कुछ रिलेशन में आपको बोल रहा हूं। ओके, अब इसी तरह से कुछ और भी आप कर सकते हैं। चलिए ये वाला मैं रब करता हूं, कुछ और बताएंगे। ठीक है, चलिए ये रब कर देते हैं। तो अब देखिए ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके, मैं यहाँ जस्ट लिस्ट करता हूं, अब ये जगह कम है तो ऐसे लिख देंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ये ए प्लस और माइनस ए की जगह लिख देंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, साइन ए माइनस बी का भी यूज हो सकता है। इसी तरह कॉस के लिए भी, कॉस ऑफ ए प्लस या माइनस बी, ये भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो बहुत कम लेकिन यूज हो गए। ओके, एक के दो की जगह पे ये यूज होते हैं। तो ये रिलेशन जो है ना ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लंबी लिस्ट नहीं करना है, एक 8-7-8 फॉर्मूले आप कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे हटके कहीं पे कुछ यूज हो गया तो वहां पे बस ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप 7-8 फॉर्मूले आप ऐसे कर लीजिए, या आप ऐसा भी ले लीजिए कि साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए साइन बी, ये वाला जो फॉर्मूला इसको भी आप कर ले सकते हैं। तो एक दो जगह पे यूज हो गए, ज्यादा यूज नहीं होता है। तो सिंपल जो बेसिक फॉर्मूले वो आप याद रख ले, इनका यूज हो सकता है, ये यूज होता है, ये यूज हो जाता है, ये यूज हो जाता है, ये तो मैंने यहाँ लिखे हैं। तो और आप जो है ना एक 5-7 फॉर्मूले जैसे मैंने बता दिया है वो आप याद रख लें। और अगर आगे जब भी हम पढ़ेंगे, ओके, जहां कहीं पे यूज होगा, अगर कुछ नया फॉर्मूला आ गया तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप जो है फिर ऐड कर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतनी सारी चीजें। अब इसमें कुछ और भी है ना, जैसे बेसिक, बहुत बेसिक रिलेशन, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स लिखते हो। ओके, या साइन ऑफ माइनस थीटा, थीटा के फॉर्म में लिखता हूं, चलो। ठीक है, इसी तरह अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो वो कॉस थीटा ही होता है, ऐसे भी जो रहेगा। या आपने ऐसे लिखा होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूले आपको जो मिल जाए वो आप सारे एक जगह रख दो। ओके, 5-10 जो भी हो जा रहे हैं वो आप इतने जो है ना ये वर्कआउट कर लो। तो ये जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना चाहिए वो मैंने बता दिया। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो हमने आज की क्लास में 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक के बेसिक अलजेब्रा से जो एकदम से बेसिक कैलकुलेशंस थे, और उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक था उसमें हमें क्या क्या चीजें जो है पढ़ना चाहिए जो फिजिक्स में आगे यूज होने वाली है। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं, अगर आपने जैसा 8, 9, 10th में जहां भी पढ़ा होगा तो ये बहुत सारे रिलेशन आपने पढ़े हैं। मैंने आपको बहुत कम रिलेशन और छोटे छोटे आसान रिलेशन बता रहा हूं कि भाई ये यूज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेंथी वो यूज नहीं होने वाले। बस सिंपल से ये आप कुछ याद रखें, और कहीं पे कुछ अगर यूज हो जाता है एडिशनली तो उसको और ऐड कर देंगे। तो ये जो है ना आप एक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि भाई हमको मैथ से क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट वाली चीजें बिल्कुल नहीं लगती, मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा अगर आप वक्त दे देंगे तो आपका मैथमेटिकल जो पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा फिजिक्स के लिए। तो चलिए यहाँ जो है ना आज की क्लास में यहीं तक हम देखेंगे। जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी उसमें हम जो है ना देखिए मेंसुरेशन और ग्राफ हम जो है देखेंगे। उसके बाद कैलकुलस भी है, ठीक है ना, कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट है, कई सारी जगह यूज होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो वो भी बहुत शॉर्ट में, मतलब पूरा आप जैसे 11th 12th आप मैथ्स लोगे तो वहां देखेंगे बहुत कुछ रहता है। तो यहाँ उतना नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें। ओके, एक ही क्लास में हम डिफरेंशिएशन भी देख लेंगे, इंटीग्रेशन भी देख ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम मेंसुरेशन और ग्राफ को कवर करेंगे, और उसके बाद वाली क्लास में हम जो है ना कैलकुलस को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बता चुका वेक्टर, तो वेक्टर सिलेबस में है तो वेक्टर को हम बेसिक मैथमेटिक्स में कवर नहीं करेंगे। तो होप हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे ओके फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।